नमस्कार, जय हिंद। हाउ आर यू डूइंग टुडे? जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको अब तक यूपीपीसीएस का मेंस का सिलेबस और जो 2023 के जो पेपर थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सिलेबस के अलावा 2022 के पेपर कि 22 का पेपर के प्रश्न किस प्रकार आए थे, क्या क्या घटनाएं थी, हम क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से हम प्रश्न बना सकते हैं और क्या सोच सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि पीसीएस यूपीएससी कोई इतना आसान खेल नहीं है कि आप एक दिन में गए और आपने तैयारी की या फिर एक साल में आपने तैयारी की और आपने क्लियर कर लिया। एक साल में लोगों का क्लियर होता है, लेकिन उसके लिए उनको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, तभी ये पॉसिबल है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें 2022 के प्रश्न हम हल करेंगे। तो देखिए 2022 का प्रश्न पत्र फर्स्ट क्या था। जैसे मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, पहला प्रश्न था ये। और दूसरा प्रश्न था 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों का उल्लेख कीजिए तथा समस्या से निपटने के लिए सुझाव दीजिए। सामाजिक सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतर्जाल जैसे इंटरनेट की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जब निर्धनता कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है तो वह एक संस्कृति का रूप लेती है, स्पष्ट कीजिए। हेरिटेज आर्क क्या है, पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषता बताइए। उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना का सुधार सहित विस्तृत विवरण कीजिए। उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए। गुप्तकालीन, ये खंड ए हो गया। गुप्तकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्यों? भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर भारत को विश्वगुरु अवगिहित किया गया है। भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए। वैश्वीकरण एवं निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन एवं प्राइवेटाइजेशन को परिभाषित कीजिए, इन दोनों के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जाति गठजोड़ धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं, न कि आदिम पहचान से, चर्चा कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण संरचना तथा संबंधित मौसम का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण अधिवासों के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। भारत के भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लेखित कीजिए। तो ये आपका रहा, इतने प्रश्न थे जो आपके 2022 में आए हैं। और 2022 की प्रीलिम्स के बाद जो मेंस होता है उसमें ये इस तरीके के प्रश्न हैं। तो आप एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। ये पीसीएस यूपीएससी ऐसा नहीं है कि इसमें अलग से कुछ ऐसा पूछ लिया जाए जो आपने कभी सुना नहीं। इसमें वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो करंट में नहीं है या फिर जिनका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जैसे पहला प्रश्न है मौर्यकालीन कला, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये इन के शासनकाल में अशोक, बिम्बिसार और ये जितने भी हैं, तो इनमें क्या विशेषता थी। देखिए, मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है दरबारी कला, जो दरबार की कला थी, और दूसरी लोक कला, जो मतलब आमजन की कला थी। तो दरबारी कला में हम महल कि भाई कौन कौन किस तरीके के महल बनाए जाते, स्तंभ, जो स्तंभ थे, स्तूप,
स्तूप कौन कौन से थे? लोक कला में गुफाएं और मूर्तिकला। दरबारी अथवा राजकीय कला, दरबारी कला को राजकीय कला भी कहते हैं, ये एक आप पॉइंट लिख सकते हैं। दरबारी अथवा राजकीय कला के अंतर्गत राजकीय कलाकारों द्वारा निर्मित स्तूप, गुहा विहार, स्तंभ आदि सम्मिलित हैं। लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक अभिरुचियों के अनुरूप कलात्मक संरचनाओं का निर्माण किया गया है। मरण मूर्तियां, यक्षिणी की प्रतिमा आदि। राजा प्रसाद राजकीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र स्थित राजा प्रसाद है, जिसके भग्नावशेष पटना स्थित कुम्भहार से प्राप्त हुए। कुम्भहार के प्रासाद अवशेष से ज्ञात होता है कि यह एक भवन समूह था। एक भवन के अवशेष में पत्थर के विशाल स्तंभ खड़े हैं, जो किसी विशाल स्तंभ मंडप की छत के आधार रहे होंगे। यही संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल सभा भवन था। आगे पॉइंट लिखते हैं कि भाई स्तंभ स्तंभ के बारे में लिख दिए कि चमकीली पॉलिश लगाई जाती थी। स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते थे। सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग पर सिंह की प्रतिमा स्थापित है। स्तंभ बिना आधार के भूमि पर बनाए गए हैं। इस कला के स्तंभ एकाश्मक अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। स्तूप के बारे में लिख सकते हैं। स्तूप पत्थर या ईंटों से निर्मित अर्धगोलाकार गुंबद वाली रचना है। स्तूप का उद्देश्य किसी पवित्र स्थल को स्मारक बनाना या बुद्ध अथवा किसी बौद्ध संत के अवशेषों का प्रतिष्ठित करना है। सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। मूल रूप से चारों ओर लकड़ी की रेलिंग थी। स्तूप की चारों दिशाओं के चार द्वार भी बनाए गए थे। गुहा स्थापत्य क्या है? तो मौर्य काल में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों को काटकर राजपूतों के लिए आवास बनाए गए। इन गुफाओं की छतों और भित्तियों पर चमकीली पॉलिश है। मूर्तिकला, धौली चट्टान को काटकर हाथी की आकृति पाषाण मूर्तिकाल की उत्कृष्ट का सूचक है। लोक कला, मौर्य काल में राजकीय निर्देशों से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया गया। यह चिड़ी प्रतिमा का उदाहरण है। सारनाथ का बुलंदी बाग, कुम्भहार, हाथी, घोड़ा, बैल, भेड़, पशु पक्षियों तथा नार नारियों का मरंड मूर्तियां प्राप्त हुई। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया था। तो आप प्रश्न वही चुने जो आपको कंफर्म है, आपने प्रैक्टिस की है पहले। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे, आपको करना ही करना है तो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन कोशिश वो करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि यूपीपीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो एग्जामिनर हैं वो बहुत समय से आपकी कॉपियां चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक नया टीचर है वो बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा है पहली बार। वो बहुत समय से प्रोफेसर हैं, उस चीज़ के ज्ञानी हैं, तो उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करें। और जो भी आपको आता है वो ईमानदारी से लिखें। ऐसा नहीं कि आपने इधर का उधर लिख दिया। और अब जैसे कि हम ग्रेजुएशन में करते थे और हाई स्कूल इंटर में करते थे कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे लंबा चौड़ा खींच के कर दिया। नहीं, लिमिटेड उसमें जो वर्ड संख्या है उसी के हिसाब से लिखें और वही प्रश्न आप चयन करें जिसके बारे में आपको पता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें। 19वीं सदी मतलब 1800 से लेकर 19वीं सदी से उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण रेमनेंस के स्वरूप पर प्रकाश डाली। 19वीं सदी परिवर्तन का काल था। 1800 से बिल्कुल सही बात है। इस काल में उत्तर प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में नवीन परिवर्तन हुए जिसे पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। कोई भी प्रश्न है उसके बारे में आपको थोड़ा अगर इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे, तो जैसे पहला ये था मौर्यकालीन वाला, तो इसमें भी अगर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख देते समुद्रगुप्त के बारे में या चंद्रगुप्त के बारे में या कलाओं के बारे में तो और बेटर रहता। तो इसमें लिखा है कि भाई 19वीं सदी का परिवर्तन काल था। पुनर्जागरण का अर्थ तर्क संगत विचार के पुनरुद्धार या पुनर्जन्म से है। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य उस टाइम पे संयुक्त प्रांत था। नेवी पुनर्जागरण के संदर्भ में नेताओं तथा सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव को देखा। जैसे मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल उपाध्याय, सहजानंद सरस्वती आदि नेताओं ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। मालवीय जी ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण का स्वरूप प्राचीन शिक्षा पद्धति का पुनरुत्थान,
धार्मिक साहित्य की पुनर्व्याख्या, पाश्चात्य विचारों का प्रवाह, गुटों का प्रवाह, धार्मिक पुनरुत्थानवादी, यथार्थ स्थिति के समर्थक, उदाहरण देवबंद आंदोलन, सुधारों के समर्थक, अवधारणाएं, स्वतंत्रता, समानताएं एवं सामाजिक बदलाव, कमजोर तबके, महिलाएं और अल्पसंख्यकों की मुक्ति हेतु राजनीतिक आंदोलन, शिक्षा एवं राजनीतिक जागृति को फैलाना। एक आप इसमें बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। आप इसमें पुनर्जागरण में देवबंद आंदोलन जो दारुल उलूम कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जो आंदोलन था वो क्या था 1875 में, जैसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी, विचार की स्वतंत्रता की वकालत करी गई थी इसमें। तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, 2 प्रश्न मैंने करा दिए और 2022 का ये प्रश्न है, अगर आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के ये आए कुछ प्रश्न आया भी है, या सर ऐसे ही टप्पे से कहानी चला रहे हैं। ये 2022 का GS1 का प्रश्न पत्र था और ये हमने डिस्कस किया, और आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।